जय श्री राम दोस्तों। आप सबका वसंतम इकोनॉमी चैनल पर स्वागत है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि एक टर्म आया था हिंदू ग्रोथ रेट, और उसमें बताया गया था कि 1947 के बाद जो भारत और पाकिस्तान के जो अलगाव हुआ था धर्म के नाम पर, उसका ग्रोथ रेट और भारत का ग्रोथ रेट, उसके बारे में कुछ बताया गया था। तो उसमें जीडीपी के तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, और जीडीपी जो है वो एक वेस्टर्न थॉट से ये आता है। और इसमें अगर एक समान भाषा में बोल कि हमारा जो आर्थिक समृद्धि होता है उसके बारे में से इसका वर्णन किया गया था। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी बता रहे थे कि ये जो भारत का स्थिति है ये आगे हो सकता है कि ख़त्म हो जाए, चल नहीं पाएगा, खासकर इकोनॉमी की बात किया था। तो आज इसे हम समझेंगे कि ये हिंदू ग्रोथ रेट जो है, ऐसे तो कोई इसमें कोई स्पेसिफिक दिखता नहीं है, लेकिन जो स्थिति उस समय की थी जब ये टर्म आया था, एक तरह से थोपा ही गया था। सदियों से जो शाश्वत है वही सनातन है, और सनातन का जो उपासक होता है एक हिंदू होता है। तो हम हिंदू जो हैं, इतना पता है कि हमें सर्वाइव भी करना है, इकोनॉमिक स्थिति भी चलानी है, बिजनेस भी करना है, मतलब धन उपार्जन भी करना है, सेविंग्स भी करना है, और परिवार की जिम्मेदारी को भी निभाना है। तो इन चीज़ों को लेकर हम चलते हैं। उसमें आप समय के अनुसार देखेंगे तो जो कालखंड होता है उसका भी एक प्रभाव पड़ता है। तो अभी का जो स्थिति है, अगर हिंदू मेजॉरिटी के रूप में देखें तो ये जो अगर एजुकेशन के स्तर पर देखें तो जो एजुकेशन हमारा सिस्टम अभी तक है, मेकाले पद्धति जिसको बोलते हैं, या वेस्टर्न का यहाँ थोपा गया है, तो वही तक अभी तक चला रहा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हालांकि एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था, वो तैयार तो हुआ है और उसमें सारे बदलाव भी किए गए हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वो कितना हद तक वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है उसे भी देखने की चीज़ है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप आज जो भी करते हैं उसका रिजल्ट आउटकम आपको मिलता है, इनके जैसा करेंगे। तब एक सरकार या स्टेट, केंद्र सरकार जो भी काम करती है, खासकर एजुकेशन पर इकोनॉमी के द्वारा, उसका ही रिटर्न आपको मिलता है और उसको ही भुक्तभोगी हम लोग होते हैं। तो 2047 का जब हम चर्चा करते हैं कि हमारा विकसित भारत होगा, विकसित बिहार होगा, प्रधानमंत्री जी मंच से बोलते हैं, तो ये तो एक टारगेट हमें दिया गया है, लेकिन ये टारगेट पूरा कैसे होगा, कौन सा रास्ता हम लोग अपना सकते हैं। तो उन रास्तों को अगर देखते हैं तो हमारा अभी का जो खुद का कमाने दबाने का जो सिस्टम है, मूल रूप से कहा जाए तो बिजनेस मॉडल ही है। विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, एग्रीकल्चर में कोई करता है, या फिर कोई एनिमल हस्बेंड्री के रूप में करता है, कोई सर्विस सेक्टर में करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के रूप में करता है। और एक वर्ग ये भी है कि जॉब मॉडल पे आधारित चल रहा है। तो जॉब मॉडल का मतलब यही है कि सभी को जॉब नहीं मिलेगा। अगर साल में 1 लाख या 50,000 वैकेंसी निकलती, उतना ही लोग को मिलेगा, बाकी लोग क्या करेंगे। तो उस स्थिति को टालने के लिए हम ऐसा छोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार अगर इस पर एक रणनीतिक तरीका से काम करे तो इसका बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, और वो निगेटिव नहीं उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो 2047 के अगर परिप्रेक्ष्य हम देखेंगे तो आप जो भी नीति सरकार है या स्टेट सरकार है, जो भी नीति अपनाती है उसी का रिजल्ट उसको मिलेगा। लेकिन हिंदू ग्रोथ रेट का जो स्थिति हम लोग अभी देखते जा रहे हैं वो एक तरह से पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता, एक तो उससे सर्वाइव करने की सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग का हमें वो है, दूसरा है अपना एजुकेशन को भी पूरा करना है। लेकिन ये एजुकेशन पूरा करने का मतलब ये कि ये बेनिफिट नहीं है। ये एजुकेशन आपको ना ही रोज़गार दे सकता है, ना ही आपको स्किल सिखा सकता है, और ना ही आपको सर्वाइव करने के लिए आपको एक समझ पैदा करेगा। लास्ट में आपको पश्चाताप ही मिलेगा। तो सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे एक विनती भी है, और ये माने कि आपको अगर 2047 के नज़र में आपको देखना है विकसित भारत, विकसित बिहार का अगर आप रूप आपको देखना चाहते हैं, तो आपको एक बदलाव तो करना ही पड़ेगा, और वो है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन। उसमें ये डालना पड़ेगा, जो हमारी पॉलिसियाँ बनती है, कि क्लास 10th के जितने सारे बच्चे हैं, मैं खासकर भारत और बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहा हूँ, उनको उसी समय से एक सिलेबस में ये डाल दिया जाए और धीरे धीरे उसमें समाहित कर दिया जाए कि उसे मार्केट से जोड़ा जाएगा। मतलब मार्केट में से छोड़ा जाएगा, उसके साथ गाइडर होंगे, मतलब उसके जो भी अभिभावक होंगे, मार्केट से रिलेट उसको करके देखा जाएगा। आप मार्केट से क्या सीखते हैं, मार्केट में जा करके देखिए, और कैसे कोई दुकान चलता है, कैसे प्रॉफिट पे काम होता है, कैसे प्रोडक्शन तैयार होता है, किस तरह से प्राइसें होती है, किस तरह से किसी काम को डिलीवर करने के लिए, दुकान खोलने के लिए कौन सा जगह हम लोग चुनते हैं, उस बिज़नेस को चलाने के लिए अपना पर्सनल जो टेंडेंसी होता है, आपका व्यक्तित्व जो होता है, वो किस तरह से आप व्यवहार में लाते हैं। ये सारी चीज़ें मार्केट के अनुसार आपको सीखनी पड़ेगी और उसे समझनी पड़ेगी। तो एक 10th क्लास से आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा। आप उसे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो है 10th क्लास का मतलब ये होता है कि वो उम्र में 15-16 इसी के आसपास होंगे,
और ये एज जो होता है, मैं 0 से 5 भी नहीं बोल रहा हूँ और 5 से 10 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 10 से 15 के बीच में ही बोल रहा हूँ। ये एज जो होता है ह्यूमन माइंड का, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में, एब्जॉर्बिंग का होता है। मतलब जो आप नींव डालेंगे वही आपको अंत तक वो रिजल्ट मिलेगा, और उसमें पकड़ जो होती है बड़ा ही मजबूत होता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड क्लास 10th बता दिया, ये एज 15-16 से, इसमें से आप कर सकते हैं। यानी कि मार्केट से उसे जोड़कर आपको देखना पड़ेगा, उसे सिलेबस में डालना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ जो है, इस समय जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको जो उनका रिलेशन फादर के साथ है, यानी कि पिता पुत्र का जो रिलेशन है, इस चीज़ को समझने में वो ज़्यादा वो मदद कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकली तौर पे उसे मिल तो जाएगा, मार्केट से सर्च करना, वहाँ जाके एक्सपीरियंस लेना, उसी चीज़ को पता करना, उसे सीखना, या उसका एंड गोल क्या होता है उससे बात करना। और उसमें जो है एक स्पार्क का काम कर सकता है उसका फादर, चाहे वो कोई भी हो। फादर जो है जो रिलेशन का बॉन्डिंग होता है वो बड़ा ही चिकनापन होता है, मतलब कि वो जिस तरीक़ा से वो समझाएंगे वो जल्दी अडॉप्ट होता है। तो एक तो है कि स्कूल के सिलेबस में डालना है, दूसरा है कि फादर और सन का जो रिलेशन है इस एज में उससे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये तीनों चीज़ जो है, हिंदू ग्रोथ रेट जो है आपको एंड रिजल्ट जो है पॉजिटिव देगा। और 2047 तो भी बहुत लंबा समय है, आप जब तक उसे अमल में नहीं लाएंगे, जब तक उसे एक सिलेबस में नहीं लाएंगे, जब तक उसे व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक वो चीज़ें दिखेगी नहीं। तो फिर वही है कि ये जो मेघालय सिस्टम चल रहा है वही आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। तो लास्टली हम घूम फिर करके वहीं आते हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हमारा जो रोज़गार का मॉडल है, ये यहीं से शुरू होता है। और मार्केट का मतलब भी होता है कि आपको चीज़ों को परखना है, सीखना है, कैसे 24 आवर और 365 दिन उसमें एक्टिव रहना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। तो ये 3 चीज़ें उससे बताना बहुत ज़रूरी है। पहला कि आपका परिवार अगर कोई बिजनेस मॉडल तैयार कर लेता है काफ़ी संघर्ष के बाद, समय देने के बाद, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उस पीढ़ी को फिर भटकना नहीं पड़ता है। मतलब जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उस कुर्सी पे भले ही मैं समय के साथ हट जाऊँ, फिर एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी वहाँ तैयार हो जाता है। तो उसे जॉब के लिए या रोज़गार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के, उसे भटकना नहीं पड़ेगा, बस उसे आगे बढ़ाना है मार्केट को देखते हुए। ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ये हिंदू ग्रोथ रेट के लिए है। और इसी चीज़ को हमने ख़त्म कर दिया, चाहे जिस पर भी आप ब्लेम डाल सकते हैं, ये है। और इसको सिलेबस में ही डालना है, मार्केट से रिलेट करना है। और तीसरा जो मैंने बताया कि फादर और सन का जो रिलेशन है, एक जिस तरह घर में आम तरह का व्यवहार होता है उसी तरह उसे सीखना है। बच्चे अगर मार्केट से कुछ सीखेंगे, सर्च करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो ज़रूर एक अपने फादर से वो क्वेश्चन करेंगे और वहाँ पे उसे समझाना एक तरह का सेल्फ लर्निंग हो जाएगा और उसे गाइडेंस भी मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ जो है 1900 ग्रोथ रेट के संदर्भ में पॉजिटिव ला सकता है, और इस पर ध्यान दें। इन्हीं चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।